हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आपने हेडिंग देख ही ली होगी, क्या लिखा हुआ मैंने, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। कल अपन लोगों ने समझा था वेपर प्रेशर को, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसको मेजर कैसे किया जाता है। और हमने एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन पढ़ी थी जो कि क्लोसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन थी। वो किस उसका रिलेशन किस चीज को एक्सप्रेस कर रही थी, वो एक्सप्रेस कर रही थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। ओके। तो वेपर प्रेशर का पूरे चैप्टर में बना रहेगा आना जाना। हर टॉपिक के साथ उसका कुछ ना कुछ लेना देना रहेगा। जैसे आप अभी गैस इन लिक्विड पढ़ोगे, लिक्विड इन लिक्विड पढ़ोगे, लिक्विड इन लिक्विड में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा आपके पास। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी आगे, मींस सॉलिड इन लिक्विड, वो टॉपिक का नाम मैंने ऐसे ले दिया। अभी आप जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वो है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो कि कोई भी गैस है वो लिक्विड में डिसोल्व तो रहेगी। एनी गैस, एवरी गैस, एक सेकेंड, एवरी गैस डिसोल्व्स इन एवरी लिक्विड। आप तो कहोगे सभी में भूलेगी भाई है तो। एवरी लिक्विड टू अ, लेकिन लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट, डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स। तभी तो पता चलेगा ना भाई। ऐसे तो सभी गैसेस घुल जाएंगी सभी लिक्विड में, तो फिर क्या फायदा। उन्हीं जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है उन्हीं फैक्टर्स की हमने आज स्टडी करने वाली है, स्टडी करनी है। यही जो फैक्टर्स हैं यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विच अफेक्ट्स द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन एनी लिक्विड। ओके। तो चलो शुरू करते हैं इन फैक्टर्स को। सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट। ये भी तो जरूरी है ना, कि गैस किस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए किस नेचर का है। गैस का नेचर भी पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का नेचर भी पता होना चाहिए। तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि गैस ज्यादा डिसॉल्व होने वाली है, कम डिसॉल्व होने वाली है। तो एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, एक लाइन आपने 11th क्लास में भी सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब आप जनरल लाइफ में भी ले सकते हो। आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके जैसे होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके अपोजिट जो वाइब्स रखता है आप उनको फ्रेंड बना लेते हो, ऐसा नहीं होता। हम स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाता है, कहीं भी जाते हैं, हम अपने जैसे दोस्त बनाना पसंद करते हैं। हमारी अगर आपके साथ कोई बैठ भी जाएगा आपसे अपोजिट आइडियाज रखने वाला, अपोजिट वाइब रखने वाला, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, कि ठीक है थोड़ी देर बैठ गया, अब निकल लो यहाँ से। अब अपने जैसे लोगों को देखना, मतलब उनके साथ बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, मतलब आप उनके साथ घुलते मिलते हो, आप उनके साथ सोल्यूबल हो जाते हो, कहने का मतलब। वैसा ही गैसेस के साथ भी है। गैसेस भी कहेंगी कि मेरे जैसे सॉल्वेंट आ जाए तभी तो मैं उसमें डिसॉल्व होंगे। अब मेरे जैसे का मतलब क्या है, इनके पास क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है, हमने प्रॉपर्टीज देखनी होती है। इनका डाइपोल मोमेंट आता है हमारे 11th क्लास में, डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल मोमेंट किसी का जीरो है तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग का वर्ड लिया है यहाँ पे, चलो अगर किसी को नहीं याद तो याद आ जाएगा। अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो वो पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन जीरो तो पोलर, जीरो तो नॉन पोलर। मीन्स की पोलर गैसेस dissolves in polar solvent greater than पोलर गैसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर पोलर गैसेस को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो ज्यादा सॉल्युबल होंगी एज कंपेयर टू इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा ही सेम किसके साथ हो जाएगा, नॉन पोलर गैसेस के साथ, कि नॉन पोलर गैसेस डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि CO2 है मान लो। CO2 कैसी गैस है भाई, CO2 का डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, मीन्स वो नॉन पोलर है। तो वो कौन से सॉल्वेंट में, भी आपको ये भी पता होना चाहिए जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो पोलर नेचर का है नॉन पोलर नेचर का।
तो वो भी मैं आपको एग्जांपल लिख दूंगा, जैसे पोलर सॉल्वेंट कौन से हो जाएंगे, H2O हो जाएगा आपका, है ना। बेसिकली हम ज्यादातर यही लेते हैं, या फिर आप अल्कोहल भी ले सकते हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका बेसिकली बेंजीन आ जाता है, नेपथलीन आ जाता है। ओके, बेंजीन हो गया, या फिर CS2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी एक सॉल्वेंट है। तो CO2 खुद क्या है, ये नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट जो रहता है वो 0 रहता है। तो ये किसमें डिसोल्व होगी, बेंजीन में ज्यादा होगी। CO2 इज, अरे यार, चलो यहाँ पे एक सेकंड, ज्यादा ही बैक ले गए। CO2 is more soluble in, CO2 is more soluble in benzene than H2O। क्यों, क्योंकि H2O एक पोलर सॉल्वेंट है और बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसलिए CO2 उसमें ज्यादा सोल्यूबल होगी, क्योंकि उसका नेचर भी नॉन पोलर है बेंजीन का। CO2 का भी नेचर नॉन पोलर है, बेंजीन का नेचर भी नॉन पोलर है, तो वो उसके जैसे सॉल्वेंट में डिसोल्व होना चाहेगी या डिसोल्व होगी। तो ये चीज अपने को लेके चलनी है। अपने देखेंगे गैस का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट जिसमें वो डिसोल्व होने वाली है उसका नेचर कैसा है। अगर दोनों का नेचर सेम है तो वो ज्यादा सोल्यूबल होगी, अगर उसका नेचर अपोजिट है तो वो लीस्ट सोल्यूबल होगी। अगर ठीक है, अगर आपने बोल दें कि जैसे CO2 इन, आप ले लो, यही वाटर ले लो, लीस्ट सोल्यूबल हो जाएगी। या लेस बोलेंगे, नॉट लिस्ट, लिस्ट तो हमें पता नहीं ना सॉल्वेंट और कौन कौन से दिए, किसके साथ कंपेयर करना है, तो लेस सोल्यूबल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम चेक करते हैं। ओके, अब सेकंड हमारा फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर फर्स्ट वाला तो चलो हमने देखना था कि पोलर है नॉन पोलर है, वो आपको कैसे देखना है, आपको याद ही रख लेना है। पोलर गैसेस कौन सी हो जाएंगी, जैसे पोलर में आपका SO2 आ जाएगा, SO2 गैस पोलर हो जाएगी। ठीक है, नॉन पोलर गैसेस में आपकी CO2 आ गया, I2, Br2, ये सारी नॉन पोलर गैसेस है। ओके, तो कुछ आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं गैसेस के, पोलर और नॉन पोलर के, तभी आप बता पाओगे। चलो टेम्परेचर वाले फैक्टर पे चलते हैं। टेम्परेचर में देखो, टेम्परेचर का जो इफेक्ट रहेगा वो इनवर्स रहेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी हमेशा कम होगी। क्यों, जो गैसेस का जो डिसोल्यूशन होता है किसी भी लिक्विड में, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और अगर कभी भी कोई ऐसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ जाए तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे सोलिबिलिटी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो हमने बोल दिया कि जो डिसोल्यूशन या सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द सोलिबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। आप इसे क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वाले से कंपेयर कर सकते हो। वहां पे हम ln P2 अपॉन P2 ओवर P1 ले रहे थे ना। जैसा कि यहाँ पे हम ले लेंगे ln C2 ओवर C1 इज इक्वल टू डेल्टा H, सॉल्यूशन की एंथैल्पी आ जाएगी यहाँ पे अपॉन R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T। तो जैसे ही आप यहाँ पे टेम्परेचर रेज करोगे तो इस जो रेशो की वैल्यू वो 1 से कम आ जाएगी C2 ओवर C1 की। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब हम देख सकते हैं सोलिबिलिटी कम होगी। C2 और C1 क्या है, C1 आप कह सकते हो सोलिबिलिटी एट टेम्परेचर T1, एंड C2 है हमारी सोलिबिलिटी एट टेम्परेचर T2। ओके, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। इसे हमने कहा कौन से इक्वेशन से समझ लिया, ये इसलिए लिखवा दी कि अगर कुछ अच्छा डालना चाहेगा वो क्वेश्चन एग्जाम में तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। अगर बोल दिया उसने भाई पहले T1 300 केल्विन पे इतने मोल पर लीटर वो डिजोल्व था, तो बताओ भाई 350 केल्विन पे कितना डिजोल्व होगा इफ द मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज दैट मोल, ये डेल्टा H क्या हो जाएगा हमारा, मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि कल मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आया था। क्लियर बेटा, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था। अगर हम यही बात करें सॉलिड की भी यही बात कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सॉलिड के लिए अलग से सॉलिड फैक्टर्स हैं, वो हमें ज्यादा स्टडी नहीं करने होते हैं।
फोर सॉलिड्स, फोर सॉलिड्स की बात करें, फोर सॉलिड्स, दिस प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, दिस प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। ओके, सो फॉर सॉलिड दिस प्रोसेस इंडोथर्मिक मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, समझ गया आप? फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज ही होगी। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर सॉलिड के लिए पूछ रहे टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी इन केस ऑफ सॉलिड। ओके बेटा, तो चलो नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं जो कि हमारा इसका एक अलग टॉपिक बन जाता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। कि प्रेशर का इफेक्ट, अभी तक हमने क्या देखा? नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट देख लिया, और फिर हमने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है गैस की सोलिबिलिटी पे। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक सेकेंड लो जी, इफेक्ट ऑफ, जो हमारा थर्ड फैक्टर आने वाला है, एक सेकेंड भाई, ये क्या हो गया इसको? We don't know। चलो लिख लेते हैं, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। इफेक्ट, वही पक्का ही हो गया, वो तो क्लियर ही नहीं हो रहा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या रहने वाला है। यही हमें एक नया इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दे देता है जिसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ। ओके, हेनरीज लॉ यही है हमारा यहाँ पे। तो भाई हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। जनरली बता दूं अगर आपको, तो जनरल क्या है? प्रेशर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। ओके, जनरल ये रहता है। तो भाई प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, अब हम हेनरीज लॉ को समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। हमने बात की थी पहले भी कि अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर हम रखते हैं, ठीक है, उसमें वेपर फेज भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, मतलब इस लिक्विड में कुछ गैसेस डिसोल्व है, वो गैसेस वेपर फेज में भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम उसे लिखना चाहें, मान लो कि आपके पास कोई दो गैसेस हैं जिसका यहाँ पे प्रेशर पी ए और पी बी है। Any two gases we have in a liquid which have partial pressure as Pa and Pb respectively of gases A and B। क्लियर है? सो अगर हम यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे भाई? यहाँ पे रख दिया हमने कोई वेट, इजंट इट? ये एक वेट है W। हमने यहाँ पे इसके कुछ पिस्टन था, मान लो यहाँ पे कुछ पिस्टन, लाइक पिस्टन जैसे हमने कोई प्रेशर बढ़ा दिया। यहाँ पे कोई सर्फेस थी जो कंप्रेसिबल थी। ओके, वहां पे हमने कुछ वेट रखा हुआ था पहले ही डिलीवर। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, और ज्यादा वेट रख दें, और ज्यादा वेट रख दें, तो ये देखो यहाँ पे W1 फिर W2, बहुत ज्यादा वेट रख दें। अब क्या होगा? अब सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे सोलिबिलिटी बढ़ेगी? हमने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज करने से ये हुआ कि जो वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा सरफेस पे ज्यादा टकराने लगे। ज्यादा टकराने से क्या होगा? वो हम, मैंने कल ही वेपर प्रेशर वाले एक टॉपिक में यही मैं बताया था कि जब वेपर मॉलिक्यूल सरफेस पे टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। वही तो हमें सोलिबिलिटी देखनी है यहाँ पे, कि इस लिक्विड में उसके कितने मोल्स डिसोल्व हैं। यहाँ पे लिख सकते हो आप Na और Na उसके, Na गैस के मोल्स हैं, Nb बी गैस के मोल्स यहाँ पे डिसोल्व हैं। अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे उनके मोल्स हैं वो जो बढ़ जाएंगे। इसे हम स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट के थ्रू भी लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे। हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। एट अ गिवन टेम्परेचर,
टेम्परेचर भाई बहुत जरूरी चीज है। हम यहाँ पे अगर अलग अलग टेम्परेचर लेके कंपेयर करने लग जाए सोलिबिलिटी के, तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो फिर तो टेम्परेचर का इफेक्ट और इंक्लूड हो जाएगा। हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आप यह कह सकते हो एट अ गिवन और सर्टेन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in a liquid is directly proportional to, is directly proportional। अब एक चीज है यहाँ पे भाई, सोलिबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में होगी यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ, जनरली इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे चैप्टर में काम आने वाली है, तो यही है यहाँ पे कि पहली हमारी आ गई। सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी मोलैरिटी भी आगे काम आएगी, लेकिन मोल फ्रैक्शन यहाँ पे काम आ गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एट अ गिवन टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, किसका किसका स्टेटमेंट है, ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, हेनरीज लॉ पूछ सकते हैं आपको, राइट द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, तो आप ये लिखोगे। क्लियर है। अब देख लेते हैं भाई सोलिबिलिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो कि मैंने बोला सोलिबिलिटी को अपने यहाँ पे किस फॉर्म में लेने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो एक्स या काई या चाई जो भी बोलना आप, उससे डिनोट करते हैं अपने यहाँ पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इजंट इट। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, के डॉट पी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो के उधर चला जाता है, एक्चुअल में इसे हम ऐसे लिखते हैं 1/k डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/k, हमारा क्या बन जाएगा, हेनरी कांस्टेंट बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, के एच या हेनरी कांस्टेंट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर द हेनरीज। ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स गैस कैसे लिख सकते हैं, एक्स गैस क्या होगा, मोल फ्रैक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने उन्होंने यहाँ पे दो गैसेस ली थी, यहाँ पे हेयर वी हैव, लिख देता हूँ यहाँ पे गैसेस ए एंड बी। तो गैसेस ए एंड बी डिजोल्व इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है ना। तो देखो ये कैसे लिखेंगे, मान लो आपको एक्स ए लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना है, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएंगे, ए के मोल्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे यहाँ पे, बी के मोल्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, प्लस जो लिक्विड था उसके मोल्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, एक्स ए। ओके, सेम अगर आप लोगों ने बी गैस के लिए लिखना है यहाँ पे, तो एन बी अपॉन एन टोटल एंड एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन लिक्विड। अगर मान लो कि गैस कम सोल्यूबल है, जनरली हम अपनी गैसेस की स्टडी करते हैं, ये हेनरीज लो पे, लो प्रेशर पे भी स्टडी करते हैं, वो भी मैं आपको कंडीशंस लिख दूंगा कि इन केस ऑफ लो सोल्यूबिलिटी, इन केस ऑफ लो सोल्यूबिलिटी। अब लो सोल्यूबिलिटी होगी मतलब क्या होगा, Na के जो मोल्स होंगे वो काफी कम होंगे, इससे लिक्विड के मोल्स। सेम कंडीशन अप्लाइज होगी इस पे एन बी के ऊपर भी। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे लिए, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन लिक्विड, क्योंकि वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, एन ए और एन बी नेग्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखना। जनरल सी चीज है, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे कि अगर एन ए, अगर उनकी सोलिबिलिटी काफी कम है गैसेस की लिक्विड में, तो उनके मोल्स कम होंगे। सोलिबिलिटी मोल्स के फॉर्म में देख सकते हैं कि कितने मोल्स हैं, इसके बहुत कम है, तो सिर्फ लिक्विड के मोल्स रह जाएंगे। और सेम यहाँ पे हम लिख देंगे एन बी अपॉन एन लिक्विड। तो क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर ऐसा देखने को मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे जो हमने एक चीज तो लिख दी
कि इस फॉर्म में हम जनरली हेनरीज लॉ को लिखते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो कि इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट होगी सेम एज़ प्रेशर। जो भी प्रेशर की आपको यूनिट दे रखी है, पास्कल में दे रखी है, वो चाहे एटीएम में दे रखी है, चाहे बार में दे रखी है, चाहे टोर में दे रखी है, वही यूनिट केएच की होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में, इन सम केसेस, इन सम न्यूमेरिकल्स, इन सम न्यूमेरिकल्स, जो यूनिट है ना वो आपको, द यूनिट ऑफ KH is given as ग्राम पर लीटर एटीएम, और एटीएम के साथ कोई भी प्रेशर की यूनिट आ जाएगी या फिर मोल पर लीटर और एटीएम, ऐसा कुछ आ जाए मान लो आपके पास। तो उस केस में हम ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, याद रखना है। अगर आपको केएच की यूनिट प्रेशर में मिल गई तो ये एप्लीकेबल है ही है। फिर अगर केएच की यूनिट प्रेशर की फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है ग्राम पर लीटर पर एटीएम और मोल पर लीटर पर एटीएम ऐसा मिल गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसमें आप लिखोगे सोल्यूबिलिटी इज इक्वल्स टू केएच ऑफ प्रेशर। सोल्युबिलिटी क्या है भाई, अभी हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन भी तो एक सोल्युबिलिटी है। यहाँ पे सोल्युबिलिटी आपको किस फॉर्म में दी जा सकती है, ग्राम पर लीटर एटीएम, और किसमें, मोल पर लीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में आपको सोल्युबिलिटी पूछी जा सकती है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको कैसे पता लगना है, पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको देखनी है सीधा केएच की यूनिट, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट। अगर प्रेशर की यूनिट है तो सीधा मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपसे पूछ लिया कि सोलिबिलिटी बता दो भाई हमें गैस की क्या रहेगी, तो इन ग्राम पर लीटर, इन मोल पर लीटर, फिर उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वहां पे आपको ये भी दिख जाएगा कि एच यू जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या दे रखी है, उसकी यूनिट वहां पे सिर्फ प्रेशर की यूनिट नहीं होगी, ये वाली जो मैंने ऊपर यूनिट्स लिखी है ना, ये वाली दी गई होगी। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा हमें ये वाला रिलेशन यूज करना है टू सोल्व द न्यूमेरिकल। क्लियर बेटा? ओके। अब बात आ जाती है, हम बेसिकली हमने हेनरीज लॉ को कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफ कैसा आ जाता है। ग्राफ या कर, कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा विद जीरो इंटरसेप्ट, और यहाँ का इसका स्लोप इसको डिनोट करेगा, स्लोप डिनोट करेगा हमारे हेनरीज कांस्टेंट को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको वैसे पता होगा ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेते हैं हम, y पे हमने प्रेशर को रखा है, और वैसे भी हमारे पास के एच डॉट मोल, एक्स पे हमने मोल फ्रैक्शन को रख दिया, तो जो m बचा वो क्या है हमारा, हेनरीज कांस्टेंट है। सी इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। क्लियर है बेटा? तो ये ग्राफ प्लॉट हमने कर दिया। ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज और बता दूं, वैसे तो जनरली गैसेस क्या है, वो कम ही सॉल्युबल होती हैं। जैसे आप ले लोगे कि H2 होगी, O2 होगी, ये सब चीजें कम ही सॉल्युबल होती हैं। ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं कंडीशंस कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली व्हेन, पहली चीज, व्हेन द प्रेशर इज लो, व्हेन द प्रेशर इज लो, second thing temperature is high, yeah, temperature is not high, sorry, temperature is not high, and the third thing, the gas of which we are studying, gas should not go, should not undergo, should not undergo dissociation in liquid, dissociation, sorry, dissociation in solvent या liquid, in liquid या फिर आप कह सकते हो solvent। तो डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि HCl है, HCl डिसोसिएट हो जाती है, HCl क्या करती है, डिसोसिएट हो जाती है H प्लस
और Cl नेगेटिव आयंस। H प्लस लिख दो चाहे आप इसे H3O पॉजिटिव लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि H प्लस आयन वाटर में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं, अकेले H प्लस की फॉर्म में नहीं रहते। अगर वो डिसोसिएट हो रही है इसके जैसे, इनके ऊपर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो डिसोसिएट होते हैं गैसेस, दे आर हाईली सोल्यूबल, दे आर, जो डिसोसिएट होती है ना, दे आर हाईली सोल्यूबल, दे आर हाईली सोल्यूबल। ओके, ऐसे HCl ले लो, अमोनिया ले लो, अमोनिया भी क्या करेगा, H प्लस गेन कर लेगा वाटर में, अमोनियम आयन बना देगा, प्लस H2O यहाँ पे लिया हमने, यहाँ पे भी H2O था, वाटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्वस, एक्वस, और प्लस में OH नेगेटिव आयन यहाँ पे मिलता है, जो ये है हमारा NH4 पॉजिटिव आयन। ओके, क्लियर बेटा है आपको? तो ये चीज हमारी यहाँ पे रहेगी हेनरी लॉ। सो हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रेशर इज लो, द टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, और आप कह सकते हो कि इट शुड बी मोडेस्ट, कि ज्यादा हाई या ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, शुड बी मोडेस्ट, ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये चीज होती है। एंड गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या आप कह सकते हो, और इट शुड नॉट रिएक्ट विद, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए गैस की, तभी जो आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये जो है HCl और अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, देखो इनके साथ डिसोसिएट हो रहे हैं, H प्लस रिलीज कर रहा है, ये NH3 H प्लस गेन कर रहा है वाटर से, तो ये रिएक्शन कर रहा है। सो अपना थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर हुआ हेनरीज लॉ का, बस इसकी एप्लीकेशंस बची हैं जो कि हम कल कवर कर लेंगे, वो 5 मिनट का काम है। और उसके बाद हम उसके साथ साथ उसके 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो कोई भी टॉपिक अगर आप करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उसके क्वेश्चंस जरूर लगाया करो। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने जो टॉपिक कवर किया है उसको अप्लाई कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो क्वेश्चंस जरूर लगाओ, सो दैट कि आपके आगे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिक्कत ना हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीजें तो मैंने कर रखी है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जब आप एकदम से नई चीज देखते हो तो आपको डर लगता है, तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कोई भी टॉपिक करते हो आप, केमिस्ट्री फिजिक्स का, इवन बायोलॉजी में भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत तो उसके क्वेश्चंस लगा लो, आपको याद ज्यादा रहेगा। तो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उससे अच्छा ही एप्लीकेबल होता है इसका। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो बिना क्वेश्चंस लगाए काम चलता ही नहीं है, आप सिर्फ डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के भरोसे नहीं जा सकते अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।